तुमने मुझसे प्यार किया था, उल्फत का इकरार किया था। तुमने मुझसे प्यार किया था, उल्फत का इकरार किया था। अपना बना के पहले फिर बिसराया, प्रीत का वादा खूब निभाया। प्रीत लगा के मैंने ये दुख पाया, सुध बुध खोई चैन गवा। मुझे बचपन से ही मुकेश साहब के गीत गाने का बहुत शौक था और बहुत जल्दी ही 6-7 साल की उम्र में ही मैं मुकेश साहब के गीत गाने लगा था। लेकिन जो गीत मैं गाता था वो इस तरह के थे, आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, इस तरह के गीत मैं गाता था। लेकिन ये गीत मैंने शायद 11-12 साल की उम्र में पहली बार सुना होगा। गीत तो ये 1950 का है, लेकिन कहीं ना कहीं से आती हुई आवाज़ में इस गीत को सुन करके मुझे ये गीत बहुत पसंद आया। लेकिन जब ये और तलाश करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि ये गीत शंकर जयकिशन का नहीं है। दरअसल उस दौर में मेरे लिए संगीत का मतलब ही शंकर जयकिशन होता था। ये शंकर जयकिशन का गीत नहीं है। और अभी मैं सोच ही रहा था कि ये कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है। एक और गीत बड़ा पॉपुलर हो गया उन दिनों में, दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे, कब तक मैं जीऊँगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और ना दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। ये गीत भी उन्हीं का है। और थोड़ी और तलाश की तो पता चला ये संगीतकार मदन मोहन साहब हैं, मदन मोहन। तो पहली बार मुझे ये महसूस हुआ कि दर्द की तर्जुमानी जिस तरह से इन गीतों में हुई है वो भी अपने ढंग की अलग ही है। मुझे कहीं से कोई ख़ास मदद तो मिलती नहीं थी फिल्म्स के बारे में जानने में, क्योंकि उस ज़माने में जो दशक थे 60s का ख़ास तौर से, उसमें एक जुमला बड़ा मशहूर था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। ये बड़ा घर घर में फैला हुआ जुमला था और हम बच्चों की तो आफत थी। भाई हमें नहीं नवाब बनना, वो कहते नहीं बनना पड़ेगा। और नतीजा ये कि फिल्म के बारे में कोई ज़्यादा हमसे बात नहीं करते थे हमारे सीनियर्स, मतलब हमारे चाहे वो घर के हैं, पड़ोस के हैं या बाहर के, पढ़ाई 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 पे बात रहती थी। ये हमने अपना रास्ता खोज लिया था और रास्ता इस तरह से खोजा कि उस ज़माने में कुछ फिल्मी मैगजीन्स होती थी, जैसे कि एक रंगभूमि होती थी, एक युग छाया मैगजीन होती थी, एक सुषमा होती थी। ज्ञानवर्धन के लिए ये मैगजीन्स बड़ी मदद करती थी। तो सब कुछ ना कुछ उसमें आता ही रहता था। कभी कभी मदन मोहन जी के बारे में भी दिया जाता था कि उनकी पहली फिल्म जो थी वो आंखें नाम की फिल्म थी, और उसके बाद में फिर
ये 1950 था, तो उसके बाद में एक बड़ी अच्छी और फिल्म उनकी आ गई 1951 में, अदा आई, फिर मदहोश आई, और अब उनका काम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, बागी फिल्म आती है उनकी। और कई सारी फिल्में मुझे, मतलब मैं फिल्म देख तो नहीं पाता था, लेकिन एक फिल्म जिसने फिर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वो रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म थी 1955 की। और उस फिल्म के गीत भी बड़े पॉपुलर थे, अभी वो पॉपुलैरिटी चली रही थी, इतने में भाई भाई के गीत आ गए, वो भी बड़े पॉपुलर हो गए। मदन मोहन साहब धीरे धीरे जगह बनाए जा रहे हैं। एक फिल्म बड़ी सादी सी हल्की सी, देख कबीरा रोया के नाम से, उसके गीत भी बड़े मकबूल हुए, गेटवे ऑफ इंडिया के भी बड़े मकबूल हुए। अदालत ने तो कमाल ही कर दिया और स्टेब्लिश कर दिया मदन मोहन जी को शहजादा ए गज़ल, मतलब संगीतकारों में जो गज़ल बनाने का ढंग मदन जी का है, वो किसी और का था नहीं। जेलर का गीत भी सुनाई देता था, और उसके बाद में और गीतों को, चाचा जिंदाबाद के गीत भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। मैं देखता रहता था, लेकिन फिर 1961 में ये संजोग पिक्चर जो है, और अनपढ़ ने तो कमाल ही कर दिया। 1962, मतलब लता जी का कमाल था उस फिल्म में, और मदन जी की धुनें, मनमौजी के गीत बड़े पॉपुलर हुए। और 1964 में मैं काफ़ी गाने लग गया था इधर उधर, और गज़ल फिल्म के गीतों को मैं काफ़ी गाता था। इतने में शराबी फिल्म भी आ गई, फिर सुहागन भी आ गई। एक टर्निंग पॉइंट मदन जी की ज़िंदगी में जो है वो 1964 है। 1964 में फिल्म आती है वो कौन थी, जो हमने चुपके से स्कूल से जा कर के देखी थी दोपहर के शो में। दोपहर का मतलब होता था 11 बजे के करीब, कभी 11 बजे की हो जाते, कभी 12 बजे का भी होता था। उस शो में जाके देखा, उसमें इनका नाम हुआ था नॉमिनेट फिल्म फेयर के लिए। और दूसरी तरफ जो इनकी स्पर्धा में थे, वो संगम फिल्म थी, शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दोस्ती के लिए। इस फिल्म में मदन जी को बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें अवार्ड मिलेगा, लेकिन अवार्ड मिला दोस्ती को, जो कि बिफिटिंग कहा जा सकता है, क्योंकि एलपी भी उन दिनों धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। गीतों की बात करें, नीला आकाश के गीत, लेकिन दुल्हन एक रात की फिल्म के गीत मुझे काफ़ी पसंद आए। फिर भी चलता रहता, बहुत फिल्म करते थे, जब याद किसी की आती है, एक कली मुस्काई, विरह, जिसे दर्द से जुड़े हुए गीत हम कह सकते हैं, वो अपने ढंग की धुनें अलग ही बनाते थे। हंसते जख्म आते आते बस अपने ढंग का एक कमाल था, और ही रांझा भी अपने आप में कमाल था। दिल की राहें में बजता हुआ सितार, रस्म उल्फत को निभाएं तो कौन भूल सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंतकाल हो गया इनका, लेकिन उसके बाद में फिल्म आई लैला मजनू, और लैला मजनू के गीतों ने तो कमाल ही कर दिया। फिर उसके बाद एक लंबा गैप है, और 2004 में वीर ज़ारा में धुनें सुनाई देती हैं मदन मोहन जी की, और गीत लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने। ये जो मदन मोहन जी हैं, इनकी शैली भी अलग थी, इनका काम करने का तरीका भी अलग था, और संगीत की दुनिया में ये अनोखे और अनूठे इंसान माने जाते हैं। बड़े अच्छे खासे परिवार से थे, मतलब राय बहादुर चुन्नीलाल जी इनके पिता श्री, और ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जब बात पढ़ाई लिखाई पे आई, तो ये दरअसल मिलिट्री की तालीम लेने के लिए देहरादून में जो कर्नल ब्राउन स्कूल था, ये वहाँ पहुँच गए थे। मदन जी दुनिया में आए थे 25 जून 1924 को, 25 जून। तो ये वहाँ से भी ट्रेनिंग भी, उसमें 1.5-2 साल इन्होंने बिताया भी मिलिट्री में। और पैदाइश की बात करें तो पैदाइश तो विदेश में है, इराक में काम करते थे चुन्नीलाल जी उन दिनों, और वहाँ इनका जन्म हुआ था मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी की संगीत में दिलचस्पी शुरू से ही दिखाई दी। होंगे इसमें 2.5-3 साल के ही होंगे, घर के बाहर बैठ खेल रहे थे, थोड़ी देर में गायब हो गए।
पता लगा कहाँ गए, उधर से पुलिस स्टेशन से खबर आई कि सामने से पुलिस वाले बैंड बजाते हुए जा रहे थे और चल दिए जनाब अली 2.5-3 साल के बच्चे पीछे पीछे। और लोगों ने कहा बड़ा ताज्जुब है। तो राय बहादुर को भी मालूम हो गया था कि मदन जी को संगीत में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। बहुत छोटे से जब ये होते थे तो चुनीलाल जी के रिकॉर्ड्स जैसे यूँ रखे हुए हैं, तो जब ये उनसे कहते थे मदन बेटा वो लाना निकाल के वो वाला रिकॉर्ड निकालना, तो उन्हें कोई वक्त नहीं लगता था, वो रिकॉर्ड ला करके निकाल के पिताश्री को दे देते थे। तो इस तरह की ज़िंदगी है इनकी, यानी मिलिट्री में थोड़ा अरसा ही सही काम किया, और उसके बाद में जब बात आई करियर बनाने की तो दरअसल इन्हें गाने का शौक था। ये संगीतकार बनने नहीं गए थे फिल्म इंडस्ट्री में, ये गाने गए थे, और कोशिश करके इनको एक डुएट मिल भी गया था लता जी के साथ में, और इन्होंने लता जी के साथ में उस डुएट को किया भी था। वहाँ कुछ इस तरह से हुआ कि लता जी और इनके बीच में शुरू में ही एक बड़ा पाकीज़ा सा रिश्ता बन गया। वो शायद गीत भी कुछ इस तरीके से था, भाई बहन के उस पर ही। तो मदन जी ने कहा लता आज से तुम मेरी बहन हो, और इसके बाद जब भी कभी मैं अगर म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया तो मैं गीत अपनी पहली फिल्म पे तुमसे गवाऊंगा। म्यूज़िक डायरेक्टर तो बन गए आंखें में, लेकिन कोई वजह रही जिसकी वजह से लता जी उसमें गा नहीं सकी। और उसके बाद जो फिल्म्स आई उसमें जिस तरह के गीत इन्होंने बनाए वो तो अपने ढंग के अलग ही थे। लता जी के साथ तो जो भी इनके गीत बने, लेकिन मन्ना दा भी उस ज़माने में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और मन्ना दा के साथ में जो काम इन्होंने किया, ये सभी कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया। और मन्ना दा के साथ में मुझे ख़ास तौर से इनका एक गीत जो फिल्म बावर्ची में आया था वो मुझे बहुत ही पसंद है। उस गीत की खूबसूरती ये है कि लिखा तो हुआ है वो कैफ़ी आज़मी साहब का, लेकिन धुन जो इन्होंने बनाई है वो अपने ढंग की अलग है। इतना दर्द है, इतनी कशिश है उस गीत में। रूठे तुम जब से पिया, रूठे तुम जब से, सूना सा है मन का डेरा, बैरी है दुनिया, बैरी है दुनिया, बांटे कोई क्यों दुख मेरा, अपने आंसू अपना ही दामन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन। मन्ना दा की गंभीर आवाज़ और उसमें कैफ़ी आज़मी साहब के अल्फाज, मदन जी का कैफ़ी साहब के साथ बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, बड़ी गहरी दोस्ती थी दोनों के बीच में। इससे पहले भी मन्ना दा गा चुके थे एक गीत मदन जी के लिए, बड़ा पॉपुलर हुआ था, कौन आया मेरे मन के द्वारा, और बाद में फिर मन्ना दा ने इनके लिए गाया। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाएं, तू कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाएं, बाग बन जाएं, बाग बन जाएं जो भी
हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। ऐसा ही नहीं कि मुकेश साहब या मन्ना दे साहब के साथ ही उन्होंने गाया। मुझे तो उनके गीत जो तलत साहब के लिए बनाए गए वो भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। पिछले दिनों एक एलपी आया था तेरे बगैर, उसमें कुछ ऐसे गीत थे जो फिल्म्स में नहीं आया। मुझे उस गीतों में जहां रफ़ी साहब का वो गीत बहुत, उसके अलावा लता जी का भी उसमें बहुत, रफ़ी साहब हैं तो लता जी का भी बहुत अच्छा गीत था उसमें। लेकिन उसमें और जो गीतों की तलाश मैंने की, एक गीत तलत साहब का भी मुझे उसमें सुनाई दिया और वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे गीत। मैं अब भी उस गीत को सुनता हूँ। पुराने गीत जो उनके हैं वो तो मैं सुनता ही हूँ मदन साहब के साथ में, लेकिन इस गीत की खूबसूरती बड़ी अलग है। ये फिल्म में नहीं आया, किसी फिल्म में ये गीत तो नहीं आया, लेकिन मुझे ये बहुत ही दर्दिला, लौट जाने को कहा हमने मगर कुछ इस तरह, लौट जाने को कहा हमने मगर कुछ इस तरह, जिंदगी और जिंदगी से सब किनारे हो गए, तुम जुदा हो कर हमें कुछ और प्यारे हो गए, वस्ल की अब चांदनी छाए न छाए गम नहीं, वस्ल की अब चांदनी छाए न छाए गम नहीं, हिज्र की रातों में रोशन चांद तारे हो गए, तुम जुदा हो कर हमें कुछ और प्यारे हो गए। मुझे ये गीत सुनकर के यूं लगा कि ये टिपिकल मदन मोहन जी गीत है। और तलत जी ने तो बहुत सारे गीत गाए थे मदन साहब के साथ में। ये फिल्म में किसी में क्यों नहीं आया? मैंने थोड़ा और ढूंढने की कोशिश की। मैंने सुना कि हो सकता है ये गीत 1964 की फिल्म जहां आरा में शायद सोचा गया था लेने को, लेकिन जहां आरा में ऑलरेडी इतने सारे गीत जो हैं वो आ चुके थे तलत साहब के कि शायद इसको एडिटिंग टेबल पे हटा दिया गया होगा। किस तरह भूल सकता है कोई उन गीतों को जो मदन जी बनाते थे। वो गीत चाहे सुबह के हों या शाम के हों, लेकिन उन गीतों का रस अपना अलग ही होता था। इसी फिल्म में जो गीत हमें याद रह जाता है वो बहुत ही अपने ढंग का कमाल का गीत है। और तलत साहब की वेलवेटी वॉइस जिसे मैं कहता हूँ वो तो अपने ढंग की अलग है। तलत साहब की आवाज़ में एक अलग सा दर्द झलकता था, छलकता था। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा, फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा, दिल बहल जाएगा आखिर को तो सौदाई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने
तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। ये एक तरह से हम यूं कहें कि मदन जी के संगीत में इतने दिलकश गीत तलत साहब ने गाए थे, लेकिन तलत साहब की ज़िंदगी जो फिल्म्स में चली आ रही थी, लगभग यहाँ आकर उनका करियर ख़त्म सा हो जाता है। और ये फिल्म जब बन रही थी तो इसके शुरू में कुछ इस तरीके से हुआ कि प्रोड्यूसर का सोचना ये था कि संगीत तो चलो मदन मोहन जी का लेना ही था, गीत राजेंद्र कृष्ण जी लिख रहे हैं, लिखने ही थे, लेकिन प्रोड्यूसर चाहते थे कि ये जो गज़लें इसमें हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब गाएं। लेकिन मदन मोहन की जिद ये थी कि ये गज़लें तलत के लिए बनी हैं और ये तलत ही गाएंगे, जबकि मदन मोहन के प्रिय गायक जो थे वो मोहम्मद रफ़ी थे। किसी तरीके से एक बार समझौता हो भी गया। कहा यह भी जाता है कि गुस्सा इतना आता था, हो सकता है इसी फिल्म के गीतों की बात हो। एक बार कहीं फर्स्ट फ्लोर पे किसी बिल्डिंग पे खड़े थे तो सामने से ओम प्रकाश जो चरित्र अभिनेता थे वो आ गए और कहा मदन से, मदन तुम मेरी फिल्म के गीतों को बनाने में इतनी देरी कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तो मदन जी को गुस्सा बरसना बड़ा जल्दी आ जाता था। तो उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ काम उसमें, और ये जो आर्ग्यूमेंट है थोड़ा इतना आगे बढ़ा कि मदन जी ने कहा, देखो अगर तुम इससे ज़्यादा कुछ बात करी तो मैं उठा के तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। अब मज़ाहिया कलाकार थे ओम प्रकाश जी, उन्होंने कहा ठीक है तुम मुझे उठा के भले ही नीचे फेंक देना, लेकिन गिरते गिरते भी मैं एक ही बात कहूँगा कि मदन मोहन जैसा संगीतकार कोई दूसरा है नहीं। वो ज़माना देखिए ना क्या था, वो सारी आपस में जो रंजिश है, गलतफहमी है, उससे वो सब खत्म हो गया। बहुत कमाल के संगीतकार थे। गुस्से की बात यह है कि एक दिन हाथ पे पट्टी बांधी हुई थी, किसी ने पूछा किसी से, भाई ये क्या हुआ, चुप बात को गोल कर गए। फिर किसी साजिंदे ने बताया कि रिकॉर्डिंग चल की तैयारी हो गई है, साजिंदे सारे अपनी जगह पे हैं और वो जो केबिन है उसके अंदर खड़े हुए हैं मदन जी, सब देख रहे हैं कहाँ क्या क्या हो रहा है। और जैसे ही शुरू होने की बात होती है किसी साजिंदे का एक सुर थोड़ा सा उल्टा लग गया और वहीं से उन्होंने जो मुक्का मारा वो शीशे के अंदर। उन्हें ये भी नहीं ध्यान रहा कि ये सामने केबिन के जो वॉल है शीशे की, हाथ पे चोट आ गई। लेकिन जो धुनें वो बनाते थे वो अपने ढंग की अलग ही बनाते थे। ये जो मैंने अभी आपके सामने 3 गायकों की बात की, ख़ास तौर से मुकेश साहब के साथ उनके किए हुए गीत आज भी याद रहते हैं। अगर प्रीत बना के 1950 का गीत है तो 70 बरस बाद भी हम उस गीत को उसी दिलचस्पी से सुनते हैं। अगर 60 बरस बाद है तो फिर हम उनकी भूली हुई यादों को भूलते नहीं हैं, उतर जाते थे सुरों के अंदर बिल्कुल। लेकिन जहां तक दिलचस्पी की बात उनकी देखी जाए तो मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। देखिए बात क्या है कि मैं जो बातें आपके सामने किया करता हूँ, मैं किसी भी गायक को स्वरांजलि दिया करता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसी किताबें भी बहुत सारी अच्छी लिखी गई हैं, बड़े गुणीजनों ने किताबें लिखी हैं, लेख भी लिखे हैं और उन अदाकार या कलाकारों के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक ये तरीका भी होता है कि किसी ख़ास डेट पे, जैसे मदन मोहन जी की 25 जून दुनिया में आना है और 14 जुलाई दुनिया से जाना है, अगर हम मदन जी को इन तारीखों में याद करते हैं तो क्यों ना हम उनके गीतों को गा लें। क्योंकि हुआ कुछ इस तरह से है, एक सुनामी सी आई हुई है आजकल हमारे यहाँ संगीत की दुनिया में और संगीत का रंग ही बदल गया है। तो ऐसे में इन गीतों को सुनना वो बड़ा सुखदाई होता है। वो एक फिल्म आई थी भाई भाई, गीता दत्त को भी बड़ा पसंद करते थे वो, और एक बड़ा शोक सा गीत, बड़ी चंचल सी आवाज़ थी गीता दत्त की, लेकिन वो दर्दीले गीत भी खूब गाती थी। एक बड़ा खूबसूरत चंचल सा गीत उन्हें दिया, ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। बहुत ही मशहूर हुए थे भाई भाई के गीत, और गीता दत्त जी का ये गीत तो हर युग में उतना ही दिलकश और खूबसूरत माना जाता है। मैं जब रफ़ी साहब के गीतों को ढूंढने की कोशिश करूं
तो रफ़ी साहब के तो इतने सारे गीत, जैसे मैंने कहा ना शुरू के दौर में जो गीत मुझे सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब का पसंद आता था, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। 100 के करीब फिल्म तो करी होंगी उन्होंने ज़रूर, और जहाँ भी संगीत देते थे वो अपने ढंग का अनूठा और अनोखा संगीत होता था। रफ़ी साहब के लिए जो धुनें वो बनाते थे वो अपने ढंग की बड़ी ही रसीली भी होती थी, कभी कभी दर्दीली भी होती थी। कहीं एक नज्म, एक मिसरा सुना था मजरू साहब ने, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मजरू साहब ने इजाज़त ले ली और इस पर गीत ही लिख दिया और गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और धुन थी मदन मोहन जी की। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। अब मेरे ख्याल से जो सबसे रोमांटिक गीत बने होंगे और जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, उसमें ये गीत बहुत ही दिलकश अंदाज में सामने आया हमारे। राजा मेहदी अली खां तो बहुत ही प्रिय थे मदन मोहन जी के। आंखें फिल्म से ही शुरू हो गया था उनका दोस्ताना, बहुत अच्छा और गहरा, और दोनों में इतनी दोस्ती थी। एक जगह एक संस्मरण सुना रहे थे मदन मोहन जी कि दरअसल उन्हें खाना बनाने का शौक था, तो राजा को बुला लेते थे, राजा मेहदी अली आ भी जाते थे, वो अपना गीत लिखते रहते थे और इधर ये किचन में खाना बनाते रहते थे। तो गीत लिखकर जब उनके पास में पहुंचे तो चिमटा उठाया और राजा की तरफ यूं दिखाया, ये गीत लिख के लाए हो तुम, ये गीत है, इस पर मैं धुन बनाऊंगा, और अगर तुम ढंग से नहीं काम करोगे तो चिमटा मारूंगा, तुम्हें बता रहा हूं। मदन मोहन जी ने कहा। राजा मेहदी अली खां हंस पड़े, अरे चिमटा मार खां भाई, जाता हूं और इसे फिर से लिख के लाता हूं। राजा मेहदी अली खां का एहसास भी अलग ही था और बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार से गीत बनाते थे मदन जी के साथ। शाम होते होते अगर कहीं ये गीत सुनने को मिल जाए, रफ़ी साहब का गाया हुआ, राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, मदन मोहन जी का कंपोज, मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, शबनमी सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम
सुहाना हो गया एक हंसी शाम को, दिल मेरा खो गया। क्या सुर साधे हैं और क्या रफ़ी साहब ने गाया है। और उस ज़माने में अपनी जगह बनाए हुए धर्मेंद्र जी पर ये गीत पिक्चराइज्ड है। बड़ी सोच विचार करके तब कहीं वो आगे बढ़ते थे। 1964 और 65 के दौरान एक गीत बड़ा मकबूल हुआ था, आगे तक चलता रहा। रंग और नूर की बारात, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये गीत बहुत ही पॉपुलर हुआ था। साहिर साहब का लिखा हुआ, मदन जी की धुन, और फिल्म का नाम था गजल। लेकिन इसी फिल्म में जब एक अलग जमीन पे साहिर साहब ने एक गजल लिखी, वो गजल क्या, वो तो एक तरीके से उसे हम नज्म भी कह सकते हैं। तेरी आवाज के जादू ने जगाया है मुझे, तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिसे, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। शायरी पे जो फिल्म ये बनाई गई गज़ल, इसका हीरो जो है वो नज़्म लिखने में यकीन करता है, लेकिन हीरोइन जो है वो गज़ल गाती हैं। हीरोइन से मोहब्बत हो जाती है हीरो को, और उसके बाद दोनों के बीच की जो मोहब्बत है उसमें से फिर ऐसे नगमे उभर के आते हैं। और वो जो नज़्म गाते थे इसमें साहिर साहब की, रफ़ी साहब ने भी उसको बड़े अंदाज में गाया। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, ये हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। शकील साहब कहते थे कि शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। शकील साहब के बिल्कुल ऑपोजिट साहिर साहब ने लिखा। फिल्म के गीत बड़े खूबसूरत थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो जो गाए थे वो तो कमाल थे ही, लेकिन इस फिल्म में लता जी का भी जो गीत है, जो गज़ल जिस अंदाज में महाजबी पे पिक्चराइज्ड है, वो भी अपने ढंग की अलग है। जब भी कभी हम बात करते हैं मदन मोहन जी की, कितने ही गायकों के बारे में हम बात कह लें अपनी अपनी, लेकिन लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है कि जब भी कभी मदन मोहन जी के संगीत का जिक्र होता है तो लता मंगेशकर का नाम आता ही है। सुर साधक, सरस्वती का वरदान पाए हुए लता जी। वही मैंने बताया ना कि पहली फिल्म में वो चाहते थे लता जी गाएं, नहीं गा पाई, लेकिन उसके बाद फिर लता जी ने जहां तक हो सका, जहां मदन जी हैं वहां लता जी हैं। पहली बार मेरा ख्याल ये है कि मैंने लता जी और मदन जी के कॉम्बिनेशन को जब सुना था, वो 1955 की फिल्म थी। और ऑफ कोर्स हमारे पास तो और कोई तरीका था ही नहीं उस ज़माने में, रेडियो सुन लिया करते थे, वो भी इधर उधर से। बाद में जब हम अपने रेडियो के मालिक हो गए तो फिर हम इन गीतों को इत्मीनान से सुनते थे, लेकिन इधर उधर से आती हुई कोई आवाज़ सुनाई दे जाती थी हमें। दूर वादी में दूधिया बादल, झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में नाकाम हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं।
चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है चांद। मैं ये जो ब्यारे शहर के नाम से अपने दोस्तों तक ये ख्यालात पहुंचाता हूँ, ये सुबह 3:30 पौने 4 के करीब शुरू कर देता हूँ। आज भी दिन है 25 जून और मुझे मदन जी याद आ रहे हैं, तो मैं गा रहा हूँ तो सब तरफ देखता हूँ। चांद तो नहीं है क्योंकि ये तो अमावस्या का दौर लगभग बीता है, चांद तो नहीं है, लेकिन ये गीत जब भी मैं सुनता हूँ ये अपने ढंग का एक अलग ही गीत है। और नींद की गोद में जहाँ छुपा है, ये सही है कि चारों तरफ पूरा मोहल्ला सोया पड़ा है और मैं अपने ख्वाबगाह में बैठा हुआ मदन जी को याद कर रहा हूँ सुबह सुबह 3:30 पौने 4। देखते हैं कब तक। इन बहारों के साए में आ जा, इन बहारों के साए में आ जा, फिर मोहब्बत जवां रहे न रहे, जिंदगी तेरे नाम मुरादों पर कब तलक मेहरबान रहे न रहे, चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है चांद मध्यम है, आसमां चुप है। लता जी के साथ तो इतने सारे गीत उन्होंने बनाए और ये साहिर साहब के लिखे हुए अल्फाज को उन्होंने 1955 की फिल्म में तराशा था। आज भी मैं इस गीत को सुनता हूँ और मुझे मदन जी की जो काबिलियत है और जो उनका हुनर है वो याद आता है। ऐसे दिलकश और दर्दीले गीतों में ख़ास तौर से लता जी के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत। मैंने जब वो तेरे बगैर सुन रहा था तो उसमें मुझे एक लता जी का गाया हुआ गीत सुना। मैंने कहा ये किसी फिल्म में नहीं आया, ये कैसे हो सकता है भाई? लेकिन ये सच है, ये किसी फिल्म में नहीं आया था, लेकिन अपने ढंग का ये अलग ही गीत था। और जैसा मैंने बताया कि शायद ये गीत हमारे सामने ना भी आता, ये संजीव कोहली साहब का कमाल है जो मदन मोहन जी के बेटे, और संगीत के प्रमोशन के अंदर जो है उनका काफ़ी काम है। यहाँ ये गीत को जब मैं सुनता हूँ, सिलसिला रोक बीती बातों का, सिलसिला रोक बीती बातों का, वरना तड़पेगा रात भर दिल, मेरे अश्कों का गम न कर दिल, अपनी बर्बादियों से डर है दिल, मेरे अश्कों का गम। इतना दर्द है इस गीत में। जब भी कभी लता जी के लिए धुन बनाई जाती थी मदन जी की तरफ से, वो तो अलग ही होती थी। बहुत पहले से इन दोनों के बीच में एक ऐसा सामंजस्य बन गया। मेरे ख्याल से इस गीत की धुन उन्होंने बहुत पहले बना ली थी, लेकिन इसको सामने आने में बहुत वक्त लगा कि शायद किसी वजह से कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये गीत कितने बड़े पैमाने का होने जा रहा है। और इसको पहचाना डायरेक्टर राज खोसला साहब ने। मदिरा में डूबी अखियां, चंचल हैं दोनों सखियां,
जलती रहेंगी तो है पलकों की प्यारी पखियां, शर्मा के देंगी तो है मदिरा के प्याले। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगा ले। इतनी सादगी है राजा मेहदी अली खान साहब के अल्फाज में। प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं, इस जन्म में भी तू अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए। और गीत को ख़त्म करते करते जो आलाप लता जी लेती हैं, यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस आलाप को सुन के। इतनी मधुर वाणी है लता जी की। ये गीत अपने आप में एक मुकम्मल गीत है। वो इस वजह से कि इसका पिक्चराइजेशन भी बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। उदयपुर के लेक पैलेस होटल में इसका पिक्चराइजेशन होता है। रईस खान साहब सितार बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा जी इसमें संतूर बजाते हैं, और मदन जी की ये दिलकश धुन अपने ढंग में अनूठी। ये गीत तो अपने आप में बहुत ही खूब है। बस ये थोड़े अरसे के बाद, लगभग 1966 में राजा मेहदी अली खान साहब की मौत हो गई थी, दुनिया से रुखसत हो गए थे वो। और वो लगभग 16 बरस का साथ जो दोनों का था वो ख़त्म हुआ, लेकिन ज़िंदगी आगे चलती रहती है। इसके बाद भी मदन जी अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि कैफी आज़मी साहब के साथ भी उनका बहुत अच्छा काम था। राजा मेहदी अली खान साहब ने वो कौन थी फिल्म के गीत बड़े अच्छे लिखे थे, और उसमें एक गीत है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। ये गीत मैंने सुना है। एक बार मैं मनोज कुमार साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, और उस इंटरव्यू को सुनाते हुए मनोज कुमार साहब ने कहा कि मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला, उन्होंने कहा कि मदन मोहन जी ने एक गीत तैयार किया, और यही था गीत, लग जा गले के फिर। और डायरेक्टर थे फिल्म के राज खोसला, और राज खोसला साहब को जब ये गीत सुनाया गया, मदन जी को तो उम्मीद ये थी कि सरदार शाबाशी देगा, लेकिन राज खोसला साहब ने कोई खास दिलचस्पी उसमें दिखाई नहीं। मदन जी उदास हुए, और वो मनोज कुमार साहब के पास पहुंचे, मनोज कुमार साहब को सुनाया। तो मनोज कुमार ने कहा कि इस गीत को राज खोसला ने पसंद नहीं किया, ये तो बहुत ही कमाल का गीत है। तो चलो चलते हैं, अभी चलते हैं, इसी वक्त देखी जाएगी। चलिए राज खोसला के पास चलते हैं। राज खोसला साहब के पास पहुंचे, और मनोज कुमार साहब ने कहा, भाई ये गीत है, जरा सुन लो एक बार। और राज खोसला साहब ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। राज खोसला साहब को बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें बहुत दिलचस्पी, उन्हें संगीत, उनका फिल्म को अलग ही होता था। तो उसमें जब बात हुई कि गीत चलता चला जा रहा है और सुन रहे हैं राज खोसला और मनोज कुमार और मदन जी, तो इसके बाद में उठे धीरे से राज खोसला साहब, और बाहर जाकर के अपना जूता उठाकर अपने सिर पर मारने लगे। ये वाकया मनोज कुमार साहब का सुनाया हुआ है। कहने लगे, यार ये कैसे हो गया, मैंने इस गीत को नकार दिया था, कितना खूबसूरत गीत है यार। ये कितनी बड़ी गलती मेरे से हो गई होती अगर मैं इस गीत को तवज्जो ना देता। ये तो मेरे लिए क्या, ये तो हम लोगों के लिए, सबके लिए इतनी बड़ी एक नुकसान हो जाता है इस गीत का। तो हो ये भी जाता है ना कभी कभी कि कुछ गीत शुरू में पहली बार में समझ नहीं आते, और जब उनको इत्मीनान से सुना जाए तो
तो फिर पता लगता है। मुझे लगता है कि शायद इतना रोमांटिक गीत हिंदी फिल्म्स की में कम ही देखने को मिले। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो। गीत का रोमांस देखिए, कितना रोमांटिक गीत है। वो कौन थी कि गीत बनाकर इतनी खुशी हुई थी उन्हें। जब पुरस्कार नहीं मिला उन्हें फिल्म फेयर, उन्हें कोई भी फिल्म फेयर पुरस्कार कभी नहीं मिला, तो लता जी के सामने एक बार बैठे हुए थे। लता जी ने कहा, मदन भैया, मैं कहती हूँ कि आपके इन गीतों का कोई मुकाबला नहीं है जो आपने बनाए हैं वो कौन थी के लिए। मदन जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, भाई अगर लता मंगेशकर ये कह रही हैं तो फिर मुझे और किसी पुरस्कार की तवक्को नहीं है। पुरस्कार मिला, दस्तक के गीत बड़े अच्छे बनाए थे उन्होंने, और दस्तक पे फिर उनको नेशनल अवार्ड मिला। देखिए, एक कलाकार के हुनर को आप कहाँ तक नकार सकते हैं। दरअसल हुआ भी कुछ ये था कि 70s आते आते फिल्म में परिवर्तन हो गया था संगीत में, और आराधना फिल्म जो बर्मन दादा ने जिसका संगीत किया था, उसके बाद तो बहुत ही अलग तरह का संगीत आ रहा था, और धीरे धीरे मदन जी के पास काम भी कम हो गया था। मौसम फिल्म जो आती है उसमें फिर हुनर दिखाया था गुलजार साहब की फिल्म में, और उसके गीत बड़े दिलकश बनाए थे। दिल की राहें में रस्मे उल्फत को निभाएं, इनके पास में क्या था कि इन संगीत के जो महारथी थे उस जमाने के, वो इनके साथ काम करते थे। हरिप्रसाद चौरसिया साहब फ्लूट पे होते थे, शिव कुमार शर्मा साहब का संतूर गूंजता था, और सितार के जाने माने कलाकार रईस खान साहब। जब भी हम ये गाना सुनते हैं, रस्मे उल्फत को निभाएं, या दूसरा भी इसी में दिल की राहें में है, आपकी बातें करें, लेकिन सुना ये भी जाता है कि किसी वजह से रईस खान साहब के साथ इनकी रंजिश हो गई थी। रईस खान साहब चले गए थे यहाँ से, शायद पाकिस्तान चले गए थे। मैंने ये भी सुना है कि रईस खान साहब के बाद फिर इन्होंने अपने म्यूजिक में सितार का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, मैं पहले ही आपसे बता रहा हूँ कि मैं फिल्म रिसर्चर नहीं हूँ, छोटे से शहर में रहता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता था, और संगीत में दिलचस्पी हमेशा ही रही है, लेकिन जहाँ से अगर कुछ मुझे मिल पाता है वो मैं लेकर अपने दोस्तों तक पहुँचा देता हूँ। तो इनके जो शुरू के दिनों में सोनिक साहब ने इनके साथ मिलकर के काम किया, इनके असिस्टेंट के तौर पे, और वही बाद में सोनिक ओमी के रूप में संगीतकार बने, बड़ा अच्छा संगीत बनाते थे। और घनश्याम साहब और सूरी साहब जो है वो इनके साथ रहते थे, इनके असिस्टेंट होते थे। और इसके अलावा जिस जगह जिस साज की ज़रूरत है उसकी उसी तरह से अदायगी और इस्तेमाल, ये था मदन जी का कमाल। अल्फाज को समझते, कैफी आज़मी साहब से तो बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी, अल्फाज को समझते थे बहुत अच्छी तरह से। 1973 का जनवरी का शुरुआत बिल्कुल, और मैं कैफी साहब के आशियाने पे बाबा आज़मी साहब के साथ बैठा हुआ था। बाबा आज़मी साहब हमें गाना दिखाना चाह रहे थे, वो रफ़ी साहब का लाफानी गीत, वो मूवियाना होता ना छोटा सा, उस पर दिखा रहे थे हमें, उसकी वो कर रहे थे सेट, उसको तुम जो मिल गए वो दिखाना चाह रहे थे। और इतने में फ़ोन था, वो तो ज़माना लैंडलाइन का था, तो बाबा ने कहा ज़रा देखिए। मैं गया वहाँ पर, तो उधर से आवाज़ आई, कैफी साहब से बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इस वक्त तो कैफी है नहीं यहाँ पर। तो कहते हैं आप कौन बोल रहे हैं? मैं एक मेहमान आया हुआ हूँ उनके। तो
तो मैंने कहा कि मैं बुलाऊं बाबा साहब को, अगर आपने कोई मैसेज उन्हें देना है? कहते नहीं नहीं, बस इतना कह देना कि मदन का फ़ोन था। मैंने कहा ठीक है जी, मैं ज़रूर कह दूंगा। और मैं बाद आया, बाबा को बताया मैंने वो फ़ोन था, कोई मदन बोल रहे थे। कहते अच्छा, मदन मोहन जी का फ़ोन। मैंने कहा अरे, ये मदन मोहन जी की आवाज़ थी, मदन मोहन साहब थे। मुझे पता होता तो मैं उनसे और थोड़ी बात ही कर लेता। लेकिन हम जो है ना, हम चातक हैं, हम बूंद बूंद के प्यासे रहते हैं। हमें आज भी इस बात की खुशी है कि हमारे कानों में मदन मोहन जी की आवाज़ पहुंची, चाहे 3 पल के लिए ही सही। हम इस किस्म के इंसान हैं, उस दौर में जीते हैं और उस दौर को सामने लाते हैं जो फिसल गया। इसीलिए आज सवेरे सवेरे मदन मोहन जी के बारे में बातचीत कर रहा हूं मैं। अल्फाज को समझना। भीगी भीगी पलकों पर सपने इतने सजाए हैं, दिल में जितना अंधेरा था उतने उजाले आए हैं। तुम भी हमको जगाना ना, बाहों में जो सो जाए, जैसे खुशबू फूलों में तुम्हें यूं ही खो जाए। पल भर किसी जन्म में कभी छूटे ना साथ अपना, तुम्हें ऐसे गले लगाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे, बेताब दिल की तमन्ना यही है। जहाँ तुम जो मिल गए हो इस फिल्म का लाफानी गीत है, वहीं लता जी के दोनों ही गीत, आज सोचा तो आंसू और ये बेताब दिल की। बहुत ही मेरी खुशी ये रही कि 1972 में, वही जनवरी के महीने में, मैं वहाँ मौजूद था जिस वक्त महबूब स्टूडियो में मैं देख रहा था। तो महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग तो जो हो रही थी वो किसी और की थी, लेकिन शूटिंग चल रही थी हंसते ज़ख्म की। तो हंसते ज़ख्म की शूटिंग में उस वक्त जो सीन था, चेतन साहब जो डायरेक्शन दे रहे थे, वो ये इस तरह से था कि प्रिया राजवंश वहाँ पर हैं, के एन सिंह वहाँ पर हैं, और अब इसी बात पे तंग कर रहे हैं के एन सिंह प्रिया राजवंश को, और इतने में थप्पड़ मारती हैं प्रिया। मैं देख रहा था इस सीन को वहाँ पर खड़ा हुआ, और वो थप्पड़ थोड़ा ज़ोर से लग गया। तो वो एकदम से जैसे कट हुआ, वो घबरा के कहते सॉरी सॉरी सिंह साहब, आई एम सॉरी। तो वो मुस्कुराए, वो आंखें ऊपर करके बोलते थे ना, के एन सिंह साहब ऊपर आंखें कर कहते हैं, ओह कोई बात नहीं, आई हैव बीन स्लैप्ड ऑल माई लाइफ। और ये कह के जितने लोग वहाँ थे वो सब हंस पड़े। हंसते ज़ख्म का संगीत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अपने ढंग का अनूठा संगीत था। अनूठे तो मदन जी खुद ही थे दरअसल। अब जैसे यही फिल्म है हंसते ज़ख्म, इसमें गाना तैयार हो रहा है, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। अब इस गीत की जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें एक नौजवान बजा रहा है गिटार, और उसके जीवन का एक सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि रफ़ी साहब गा रहे हैं, मदन जी का संगीत है, और वो नौजवान गिटार बजा रहा है। उनका नाम है भूपेंद्र। भूपेंद्र बेसिकली एक गिटारिस्ट थे, लेकिन उन्होंने गाना भी बड़ा अच्छा गाया फिल्म्स में। बड़े अच्छे अच्छे आवाज़, अलग तरह की आवाज़ थी भूपेंद्र जी की, जिन्हें भूपी जी भी कहते थे उनके दोस्त प्यार स्नेह और मोहब्बत से। मदन मोहन जी आखिरी दिनों में सुना है कि थोड़ा सा परेशान हो जाते थे, काम कम हो गया था। उन्हें ये रहता था कि भाई जितना संगीत मैं बनाता हूँ खूबसूरत, वो उतनी उसको शोहरत नहीं मिलती। कहीं उनके मन में था
और लैला मजनू के गीत उन्होंने बनाए साहिर साहब के साथ मिलके, इतने मकबूल हुए, मतलब इतने हिट हुए। लेकिन तब तक दुनिया से मदन मोहन जी जा चुके थे। मौसम एक ऐसी फिल्म है जिसका बैकग्राउंड भी वो शायद तैयार नहीं कर पाए थे, और बैकग्राउंड सलील दान ने तैयार किया था, लेकिन गीत बड़े खूबसूरत थे मौसम के। ऐसे गुणीजनों के बारे में बात करना मेरी खुशी है। जैसा मैं आपसे कहता हूँ कि रोज़ सुबह सुबह उठ के कुछ ख्याल आ जाता है कि आज का दिन उनसे जुड़ा है। तो अगर आज का दिन उनसे जुड़ा है, बल्कि पिछले दिनों में तो मैं बहुत ही कुछ बोलता रहा हूँ। मैंने दान सिंह जी के बारे में बोला, दत्ताराम जी के बारे में, बसंत देसाई साहब के बारे में। और मेरी खुशी यह है कि कुछ दोस्त जिन्हें ये प्यारे शहर पसंद आती है, वही मेरा हौसला अफजाई करते हैं। वही मेरे को कहते हैं कि जो काम आप कर रहे हो वो एक बड़ा अच्छा काम इस सेंस में है कि लिख रहे होंगे लोग शायद, लेकिन किसी के बारे में 1 घंटे तक बोलकर अपनी बात कहना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी अलग दुनिया है। और जैसे आजकल तो आप ख़ास तौर से देख ही रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है, अंधकार है, एक अजीब सा कोहराम मचा हुआ है, एक ऐसी बीमारी ने आकर दुनिया को घेर लिया। ऐसे में अपने मन को संभालना बहुत ज़रूरी है, और अपने में विश्वास बहुत ज़रूरी है। वही विश्वास जो चेतन आनंद साहब में था। जब वो फिल्म हकीकत बना रहे थे तो ये तो तय था कि उसमें वो म्यूज़िक मदन मोहन जी का ही लेंगे, लेकिन जहाँ गीतकार की बात उठी तो लोगों ने सलाह दी कि भाई कैफ़ी साहब कोई ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं हो पा रही फिल्म सुन के काम किए हुए की, तो आप इसमें किसी और को ले लो। कुछ लोगों ने साहिर साहब का नाम भी तजवीज़ किया था। चेतन साहब ने कहा भाई देखो सीधी सी बात है, काम तो मेरा भी कोई ख़ास नहीं चल रहा, और मैं तो बिल्कुल कैफ़ी को ही लूँगा। और फिर हकीकत का जो संगीत है वो तो, खेलो ना मेरे दिल से, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। अब अगर लता जी के इन गीतों को आप सुने, या आप रफ़ी साहब के सुने, मस्ती में छेड़ के तराना, या फिर वो दर्दीला गीत, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था। अब बताइए, इतने दिलकश गीत बनाए गए थे। और फिर हो के मजबूर, ये मतलब फौज के ऊपर बनी हुई जो एक फिल्म है बहुत कमाल की, वो हकीकत है। और ऐसे ऐसे गीत बने, और सारे ही गीत इस फिल्म के हकीकत के, किसी गीत को आप एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। और उसके बाद फिर पुरस्कार गायब है, तो कलाकार का थोड़ा सा भी दुखी होना तो वाजिब है, जायज़ है। लेकिन पुरस्कारों से दूर एक अलग ही दुनिया थी उनकी। बहुत इत्मीनान से जीवन जिया, बस 51 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। मतलब हम यूँ कहें कि जल्दी चले गए दुनिया से। अभी और काम बहुत कर सकते थे। वो बहुत ही अपने ढंग के निराले संगीतकार थे। कहा जाता है कि जब सुना था उन्होंने, नौशाद साहब ने, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल, ये गीत, और वो इसी में दूसरा गीत था, है इसी में प्यार किया। कहा जाता है कि नौशाद साहब ने कहा था कि मदन, मेरा सारा संगीत तुम्हारा और ये गीत मेरे। कदर जाने ना बेगम अख्तर ने जब सुना फ़ोन पे, तो कॉल बढ़ा बढ़ा के 18 मिनट तक सुनती रही। वो गीत था ना, कदर जाने ना, और बाद में उन्होंने कहा भाई क्या धुन बनाई, 18 मिनट तक सुनती रही उसको। ऐसे थे हमारे मदन जी और लता जी के मदन भैया। तो आज दुनिया में आए थे 25 जून को। दुख ये कि वो 14 जुलाई 1975 को रुखसत हो गए। इतने सारे गीतों को मैंने इसलिए गुनगुनाया कि आइए उस दौर को वापस लाते हैं, याद करते हैं जो दौर कभी था। आज की सुबह भी फिर एक उम्मीद से शुरू होती है कि हालात बेहतर होंगे, हम बाहर निकल पाएंगे, दुनिया को फिर से उसी तरीके से सजा हुआ देख पाएंगे। लेकिन समय की बात है, ये दिन वो सहर कब आती है अभी हम उसके मुंतज़िर हैं। लेकिन ये सहर तो लगभग आ ही गई। 1 घंटा लगभग हो जा रहा है मुझे मदन जी के बारे में बोलते। मैं और भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि
हम उन्हें याद करते हैं। 25 जून 2020 आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं।